मेरा नाम अंजलि है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो पापा घर के अंदर दाखिल हुए। मैंने कहा, पापा आप बड़े थके थके लग रहे हो। उन्होंने बस मामूली सा जवाब दिया कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनकी तरफ से थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार किया करती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर थे। उनकी ईमानदारी के किस्से पूरा मोहल्ला जानता था। सब लोग उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। घर में एक वीरानी सी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पापा भी सीधा अपने कमरे में चले गए थे और मम्मी उनके पीछे पीछे। 8 बजे का टाइम था जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हम सब घबरा गए। मम्मी जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए पहुंची, उन्होंने पूछा कि कौन, तो बाहर से सख्त आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलिए। मम्मी ने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा कि पुलिस। हमारे दरवाजे पर कोई भी कुछ समझ नहीं पाया। मम्मी ने दरवाजा खोल दिया तो कुछ पुलिस वाले अंदर घुस आए। उनके साथ कुछ सरकारी ऑफिसर्स भी थे। पापा समझ नहीं पाए और आगे बढ़कर कहने लगे कि ये क्या बदतमीजी है, आप लोग किसकी इजाजत से मेरे घर में घुस रहे हो। एक ऑफिसर ने सख्ती से कहा कि हमें आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर हैं, आप पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है। पापा हैरान हो गए और गुस्से से कहने लगे कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, सारी जिंदगी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है। मगर उन लोगों ने पापा की एक बात न सुनी और उनके हाथों में जबरदस्ती हथकड़ी डालकर उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और बाकी सारे ऑफिसर्स को घर के अंदर तलाशी लेने के लिए कहा गया। उन्होंने हमारे घर के कोने कोने की तलाशी ली। मैं एक तरफ खड़ी हुई थी। मम्मी चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। पापा कह रहे थे कि छोड़ दो मुझे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि चलो हमारे साथ, अब ऑफिस चलकर ही सफाई देना। पापा ने आखिरी बार हमारी तरफ देखा जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। मेरे पापा को पुलिस अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गई थी और यहाँ मैं और मम्मी बहुत परेशान थे। पूरा मोहल्ला हमारी बेइज्जती का तमाशा देख रहा था। उनके जाने के बाद घर की वीरानी ने मुझ पर जैसे हमला कर दिया था। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मम्मी अपना सर पकड़कर बैठी रो रही थी कि आखिर ये सब क्या हो गया। मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी मेरे पापा एक ईमानदार इंसान है, उन पर गलत आरोप लगाया हुआ है, देख लेना, पापा भी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन सारी रात गुजर गई थी, पापा घर नहीं आए थे, न हम दोनों माँ बेटी सारी रात सो सके थे। हम दोनों बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। मोहल्ले के लोग बातें बना रहे थे कि शर्मा जी को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग हमदर्दी कर रहे थे तो कुछ लोग शक भरी नजरों से देख रहे थे। उस दिन पहली बार मैंने देखा था कि इंसान सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजार ले, लेकिन जब उस पर इल्जाम लगता है तो लोग उसकी सारी जिंदगी की ईमानदारी को भूल जाते हैं। दोपहर का समय हो चुका था जब मेरे चाचा जी हमारे घर आए। उनका चेहरा सीरियस था। उन्होंने मम्मी को उम्मीद भरी नजरों से देखा और फिर कहने लगे कि भाभी ये मैटर बहुत ही सीरियस है, इसकी सजा तो भैया को मिलनी ही थी, अगर कुछ नहीं किया तो भी बदनामी से बच नहीं सकते। मैंने कहा, चाचा जी मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर हैं। चाचा ने कहा कि बेटा इस तरह इमोशनल होकर सच को नहीं बदला जा सकता। पता नहीं तुम लोगों के साथ अब क्या होगा, ऊपर वाला तुम पर भी रहम करे। चाचा जी की बातें दिल में चुभ रही थी, लेकिन मैंने अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया, अपनी माँ को तसल्ली दी और दिल में फैसला किया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पापा सही सलामत वापस आ जाएंगे। पापा को पुलिस अपने अंडर में ले चुकी थी। अगले दिन सरकारी ऑफिसर्स फिर से हमारे घर पहुंचे। इस बार उनके हाथों में कुछ कागजात थे। नोटिस दिखाते हुए एक ऑफिसर ने कहा कि ये घर अब सरकार का हो गया, आपको जल्द से जल्द खाली करना होगा। मम्मी ने रोते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये घर हमारा है, मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से इसे बनाया। ऑफिसर ने कहा, लेकिन मैडम अभी गवर्नमेंट का हो चुका है, अगर आपको अपना कोई जरूरी सामान लेना है तो जल्दी कीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमने घबराकर घर की तरफ देखा। जल्दी जल्दी सामान पैक करने की मोहलत भी नहीं मिली। जो सामान हाथ आया वही रख लिया। मैंने अपनी पढ़ाई की बुक्स उठाने की कोशिश की तो एक हवलदार ने रोक दिया कि जो चीज जब्त कर ली गई है वो आप नहीं ले जा सकती। अपनी आंखों से मैंने जो सपने देखे थे वो मुझे अब टूटते हुए नजर आ रहे थे। कुछ घंटों के अंदर अंदर हमारा घर खाली करवा लिया गया। बस हम वही कपड़े पहनकर बाहर आ गए जो शरीर पर थे। मेरी माँ आसमान की तरफ देखकर रोने लगी।
उन्होंने कहा कि भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन है तुम्हारे अलावा, अब हमारा कोई सहारा नहीं। सब लोग हमें हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे, कोई भी हमारे करीब नहीं आया। किसी भी आस पड़ोसी ने हमें अपने घर में सहारा नहीं दिया, हमारे साथ हमदर्दी नहीं जताई। माँ ने थकी हुई नजरों से मुझे देखा और कहने लगी कि चलो बेटा, तुम्हारे चाचा के यहाँ चलते हैं, शायद वो हमें सहारा दे दें। हम पैदल ही चाचा जी के घर रवाना हो गए। चाचा के घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद चाची ने दरवाजा खोला। उनकी नजरों में हैरानी थी और वो समझ गई थी कि अब हम उनके घर में सहारा लेने के लिए आए हैं। माँ ने कहा कि निकिता, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं अपनी इस जवान बेटी को कहाँ लेकर जाऊं, कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में पनाह चाहिए। चाची ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि हाँ पता है, बताया था आपके देवर ने मुझे। ठीक है, आ जाइए। मेरी चाची जो हमेशा हमारे साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी, आज उनके तेवर भी बहुत बदले बदले से थे। उनका अंदाज साफ बता रहा था कि वो हमें अपने घर के अंदर दाखिल नहीं करना चाहती। चाची हमें अपने घर के स्टोर रूम में ले गई और कहने लगी कि यहाँ पर रह सकते हो तुम लोग। स्टोर रूम में बहुत सारा फालतू का सामान था, वहाँ तो बिस्तर भी नहीं था। मैंने एक पुरानी सी चादर उठाई, जमीन साफ की और वही चादर जमीन पर बिछा ली। मम्मी भी चुपचाप बैठ गई थी। मैं भी उनके बराबर में बैठकर रोने लगी। मम्मी मुझे तसल्ली देने लगी कि बेटा खामोश हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद चाची हमारे लिए चाय लेकर आईं। उन्होंने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा कि देखो भाभी, पहले ही हम पर काफी बोझ है, बच्चों की पढ़ाई का, घर के खर्चे का, और आप तो जानती हैं कि आपके पति जैसी नौकरी तो मेरे पति की है नहीं। इनकी तो एक छोटी सी जर्नल स्टोर है, इसलिए हम पर रहम करना, सारी जिंदगी के लिए हमारे घर में मत रुक कर बैठ जाना। मम्मी ने कहा कि निकिता तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर के हालात के बारे में, बस हमें कुछ दिन यहाँ पर रहने दो। जैसे ही धीरज का केस फाइनल हो जाता है वो हमें कहीं और ले जाएंगे। चाची ने कहा कि अच्छा, ये तो कह रहे थे कि भाई साहब को जेल से छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे आप कहती हो तो ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। इतना कहकर चाची वहाँ से चली गईं, लेकिन मुझे उनके शब्द बहुत बुरे लगे थे। हमें यहाँ रहते हुए 2-3 दिन गुजर गए थे। चाचा जी का बर्ताव भी हमारे साथ रूखा रूखा सा था और ये बर्ताव हम पर बुरा समय आने की वजह से बदला था। पहले उनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा रहता था। वो हमारे घर आया करते थे तो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते थे। कहते थे कि तुम मेरी फेवरेट भतीजी हो। मम्मी पापा को भी बहुत इज्जत दिया करते थे, क्योंकि मेरे पापा हर महीने खुद भी चाचा जी के घर कोई ना कोई कीमती तोहफा पहुंचाते रहते थे। मेरे पापा ने अपने भाई की हर कदम पर मदद की थी, हर कदम पर उनका साथ दिया था, लेकिन अब उनकी पत्नी और बेटी का साथ देने के लिए उनका कोई रिश्तेदार आगे नहीं आ रहा था। हमें यहाँ पर 2-3 दिन गुजर गए थे। चाची जी ने कह दिया था कि अब तुम लोग भी यहाँ पर रह रही हो तो अपने काम खुद करो, खाना खाओ तो अपने हिस्से के बर्तन को धोकर रखो और अपने कपड़े भी अलग धोना, और हाँ, स्टोर रूम में रह रही हो तो स्टोर रूम और उसके आसपास की जगह की सफाई भी कर देना। मैंने चाची से कहा था कि ठीक है चाची, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। इसी बहाने चाची हमसे अपने घर के सारे काम ले रही थी। मैं मम्मी से कोई काम नहीं करवाती थी क्योंकि उनके दिल पर पहले ही काफी बड़ा सदमा लग चुका था। मम्मी मुझे इस घर में नौकरानी की तरह काम करता हुआ देखती तो शर्मिंदगी महसूस किया करती थी। उन्होंने जो कभी मुझसे घर में एक काम भी नहीं करवाया था, आज मुझे अपनी चाची के घर में नौकरानी बनाकर उनके घर का सारा काम करना पड़ रहा था। ये सब देखकर मेरी मम्मी को बहुत अफसोस हो रहा था। कुछ दिनों में यहाँ का माहौल और ज्यादा बिगड़ने लगा। चाची हमेशा हमें ताने देते हुए कहती कि तुम्हारे पिता का केस कभी फाइनल नहीं होगा। अरे रिश्वत ली है, रिश्वतखोर है वो, तो फिर उन्हें इतनी आसानी से पुलिस वाले कैसे छोड़ देंगे। फिर उन्होंने मेरी मम्मी की तरफ देखा और कहने लगी कि बस भाभी, बहुत दिन हो गए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाइए यहाँ से। मैंने बर्तन पटकते हुए कहा कि चाची जी, आप हम लोगों को समझती क्या हैं? आप हमें बासी खाना देती हैं जिसके बदले मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। रहने के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम दिया हुआ है जहां हम दोनों माँ बेटी खामोशी से पड़े रहते हैं, आपसे कुछ कहते भी नहीं, और आप आज हमें इतनी बातें सुना रही हो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को रिश्वतखोर कहने की? मेरे पापा रिश्वतखोर नहीं है, वो एक ईमानदार इंसान है, और आप देख लेना कि उनकी ईमानदारी एक दिन सबके सामने आएगी और साथ साथ आपको भी बहुत शर्मिंदा करेगी। चाची कहने लगी, मेरे घर में रह रही हो और मेरे ही साथ बदतमीजी कर रही हो,
उन्होंने मम्मी की तरफ देखा और कहने लगी, अरे भाभी, आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं। अभी और इसी वक्त दोनों माँ बेटी मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम लोगों को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने चिल्लाकर कहा कि ठीक है चाची, हम चले जाएंगे यहाँ से। हमें भी यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं है, बस मजबूरी की वजह से रह रहे हैं, आपकी ढेर सारी बातें बर्दाश्त करके। लेकिन आज आपने बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी हैं। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल आई थी। मम्मी दरवाजे पर खड़े होकर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, तुम्हें निकिता के साथ यूं बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, मम्मी, वो मेरे पापा को रिश्वतखोर कह रही थी, उनकी बेइज्जती कर रही थी। मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं अपने पापा के बारे में किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मुझे उनके घर में नहीं रहना, हम कहीं और चले जाएंगे। मम्मी ने कहा कि बेटा, हम कहाँ जाएंगे? इस शहर में तो हमारा और कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता, ले देकर तुम्हारे चाचा और चाची ही थे। मैंने कहा, मम्मी, बस थोड़े समय की परेशानी और है, पापा जेल से छूट जाएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। हम दोनों मम्मी बेटी चलते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए थे। बस यही फिक्र थी कि जल्द से जल्द कहीं से छत का बंदोबस्त हो जाए। चलते चलते मम्मी के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और वहीं साइड पर बेंच देखकर हम दोनों माँ बेटी वहां पर बैठ गए थे। वहां बैठे तो मैंने कॉलेज की कुछ लड़कियों को आते जाते देखा। उनको देखकर मेरे दिल में भी अरमान जागे कि मैं भी आगे और पढ़ना चाहती थी। लेकिन अब तो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है, भला पढ़ाई करना तो इम्पॉसिबल है। सुबह से रात हो गई थी। मैं और मम्मी वहीं बैठे रहे और आते जाते लोगों को तरस भरी नजरों से देखते रहे। फिर एक हवलदार हमारे करीब आया और कहने लगा कि तुम लोग यहाँ बहुत टाइम से बैठी हुई हो, अब काफी रात हो गई है, चलो जाओ यहाँ से। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हम बेसहारा हैं, हमारा कोई घर नहीं है, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम कहाँ जाएं, हमें यहाँ बैठा रहने दीजिए। मेरी मम्मी से ज्यादा देर तक चला नहीं जाएगा, हम यहाँ से कहाँ जाएं, प्लीज हमें यहाँ से मत हटाइए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम परेशान हो तो पुराने रेलवे स्टेशन के पास चली जाओ, वहाँ पर एक नया रेन बसेरा बना है, तुम जैसे बेसहारा लोगों के लिए ही है। वहाँ यात्री और तुम जैसे बेघर लोग जाकर समय गुजार सकते हैं। मैंने मम्मी को उठाया और वहीं पर चली गई, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, मगर सर पर छत थी। रेन बसेरे के एक इंचार्ज ने कहा कि यहाँ हर हफ्ते कमरा खाली करना पड़ता है और सफाई भी खुद करनी होगी, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मम्मी ने कहा कि हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए और कुछ नहीं। हमें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था। मैंने वहां पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम हो सके। मम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, मगर वो फिर भी मुझे हौसला देती रही। अब यहाँ कुछ दिनों के लिए हमारे रहने का बंदोबस्त तो हो गया था, इसलिए अब मुझे कुछ भी करके अपने पापा के बारे में पता लगाना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मेरे पापा को जब से पुलिस पकड़कर ले गई थी, तब से उनका कुछ अता पता नहीं था। मुझे जहाँ जहाँ से भी पता चला, मैं पापा को ढूंढने के लिए गई, लेकिन मुझे पापा के बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना बन चुका था कि मुझे अपनी मम्मी का ख्याल रखना है। अगले दिन मैंने रेन बसेरे के इंचार्ज से परमिशन ली और मम्मी के साथ करीब की जेल का रास्ता पूछा। रास्ता दूर था, पैदल चलते चलते मम्मी की सांस फूलने लगी थी। मैंने उन्हें सहारा दिया, उन्हें रास्ते में रुकने पर मजबूर किया। फिर आखिरकार हम जेल के बड़े गेट पर पहुंचे। मैंने वहां खड़े एक सिपाही से कहा कि हमें धीरज शर्मा से मिलना है, वो कस्टम ऑफिसर हैं। सिपाही ने पहले तो हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम दोनों वहीं काफी देर तक खड़े रहे तो उन्होंने अंदर फोन घुमाया और हमारी तरफ मुड़कर फोन पर बात करने वाले इंसान से कुछ कहने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे करीब आए और कहने लगे, यहाँ इस नाम का कोई भी कैदी नहीं है। मम्मी तो हैरान रह गई थी। मैंने जल्दी से कहा कि उनको तो पुलिस पकड़कर ले गई थी, उनका मुकदमा भी बनाया गया था, आपसे जरूर कोई गलती हुई है, आप एक बार और फोन लगाकर पूछ लीजिए ना। उसने कहा, अरे लड़की, क्यों परेशान कर रही हो, कह दिया ना यहाँ इस नाम का कोई इंसान नहीं है, चलो जाओ यहाँ से और कहीं जाकर तलाश करो, किसी और जेल में होगा। मेरी मम्मी तो सिपाही के कदमों में बैठकर रोने लगी, मगर वो सिपाही वहां से चला गया। मैंने मम्मी को संभाला और उनसे कहा कि चलिए हम कहीं और चलते हैं, किसी और जगह जाकर उन्हें तलाश करते हैं। हम आसपास के पुलिस स्टेशन में गए, जेल के चक्कर लगा रहे थे,
लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला कि इस नाम का कोई भी इंसान हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पिता को किसी खुफिया जगह पर रखा गया हो। इसके लिए तो तुम्हें किसी वकील से बात करनी होगी। वकील की फीस हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम फिर से थक हार कर रेन बसेरे में वापस आ गए थे। तभी गेट पर हमें वहाँ के इंचार्ज ने सीरियस होकर कहा कि कुछ लोग आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरी बात है। मम्मी तो घबरा गई। मैंने पूछा कि कौन आए थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए बताया कि कोई खबर है तुम्हारे पति के बारे में, बेहतर होगा कि तुम फौरन वहां पहुंचो। उन्होंने हमें रास्ता बताया तो हम जल्दी से वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे सच का सामना किया। एक बॉक्स में किसी की सफेद चादर में लिपटी लाश रखी हुई थी। लोग इधर उधर खड़े थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग अफसोस भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा कि कौन है ये इंसान, तो उन्होंने बताया कि ये कस्टम ऑफिसर धीरज शर्मा है, तुम्हारे पिता। उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे आंखें बंद करने से हकीकत बदल जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पिता की मौत की वजह बताई गई थी कि वो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। घबराहट में पैर फिसल गया और ऐसे बेहोश हुए कि फिर कभी होश में न आ सके। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, उन पर इल्जाम लगाया गया है। एक बार फिर से बदनामी का बोझ हमारे कंधों पर डाल दिया गया और फिर पुलिस वाले मेरे पापा की लाश को अपने साथ ले गए। मम्मी और मैं बिलख बिलख कर रो रहे थे। हमारा सहारा इस दुनिया से जा चुका था। हम जानते थे कि उनके अलावा अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई हमारी मदद करने वाला नहीं था, कोई हम पर अफसोस करने वाला नहीं था। मेरे पापा की चिता को जब आग दी जा रही थी तब मैंने फैसला किया था कि पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, एक दिन दुनिया को बताऊंगी कि आप बेगुनाह थे। ये इल्जाम झूठा है। आपकी इज्जत वापस लाकर रहूंगी। मम्मी की कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी थी। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। अगले दिन रेन बसेरे का इंचार्ज आया और कहने लगा कि तुम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह सकते। ये कमरा खाली करो और अपने रहने का कहीं और इंतजाम करो। हमने खामोशी से वहां से जाना ही बेहतर समझा। मैंने सोच लिया था कि हमें अब अपना रास्ता खुद बनाना होगा। कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला हमारा इंतजार नहीं कर रहा था। अब हमें किसी के सहारे पर नहीं जीना था। हम रेन बसेरे से जाने की तैयारी ही कर रहे थे जब पापा के एक दोस्त विजय अंकल हमें ढूंढते हुए वहां तक आए और मम्मी से कहने लगे कि भाभी, धीरज मेरा बहुत पक्का दोस्त था। मैं आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा कमरा है। आप लोग चाहें तो वहां पर रह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वो आपके लिए काफी होगा। मम्मी ने थके हुए शब्दों में कहा कि भाई साहब, कमरा कैसे भी हो, बस सर पर छत होनी चाहिए। हम विजय अंकल के साथ एक पुराने से मोहल्ले में आ गए थे, जहाँ एक छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ एक छोटा सा कमरा और थोड़ा सा ही आंगन था। दीवारों पर सीलन थी। टॉयलेट बाथरूम भी ठीक से बने हुए नहीं थे। जमीन में भी गड्ढे थे। छत में एक छोटा सा बल्ब लटक रहा था। ये कमरा हमारे लिए किसी महल से कम नहीं था। बस दिल में ये सुकून था कि अब बारिश हो या धूप, हमारे सर पर छत थी। हमने विजय अंकल का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हम अब कहाँ जाते। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजर गए। पास में भंडारा होता था, वहां से खाना लाकर मेरा और मम्मी का गुजारा हो गया था। और किसी किसी टाइम तो हम दोनों माँ बेटी पानी पीकर ही सो जाते थे। एक दिन विजय अंकल आए और कहने लगे, बेटा, पास में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ राशन बंट रहा है, तुम भी जाकर कुछ ले आओ। कोई अमीर आदमी राशन बांट रहा है। मम्मी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि ले आओ बेटा, कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया, अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया और वहां चली गई तो एक लंबी लाइन लगी हुई थी। औरतें, बच्चे और बूढ़े सब एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने लाइन में लगते हुए प्रार्थना की कि मुझे भी कुछ मिल जाए, हमारे खाने का बंदोबस्त हो जाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने झूलकर राशन का थैला उठाने की कोशिश की। अचानक मेरा दुपट्टा खुल गया और मेरे चेहरे से सरक गया। मेरा चेहरा सब लोगों के सामने आ गया था। थैला भारी था, उसे उठाने के चक्कर में मैं अपना दुपट्टा संभाल न सकी। सामने कुर्सी पर बैठे इंसान की नजर मुझ पर जम गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि ये तो वही है ना, कस्टम ऑफिसर धीरज शर्मा की बेटी। लोगों की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर किया और थैला वहीं रखकर भागने लगी। भागते हुए मेरी नजर एक बार पलटकर उस इंसान पर पड़ी जो मुझे घूर कर देख रहा था।
उसने सफेद रंग की शर्ट के साथ नीला कोट और नीली पैंट पहनी हुई थी। सीरियस चेहरा और तेज नजरों वाला इंसान। कोई बता रहा था कि यह अनुज प्रताप है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। इतना सुनते ही मेरे दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। मुझे मेरे पापा की बातें याद आईं, जब वो कहा करते थे कि अनुज प्रताप जैसे लोग पैसे की ताकत दिखाकर गरीबों का हक मारना जानते हैं और दिखावा ऐसे करते हैं जैसे उन्हें गरीबों की बहुत ज्यादा फिक्र है। मैं वापस कमरे में पहुंची तो मम्मी ने फिक्र से पूछा कि क्या हुआ बेटी, खाली हाथ? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि मम्मी, मैं जिसका राशन लेने के लिए गई थी वही मेरे पिता की बर्बादी का कारण है। मम्मी ने हैरानी से पूछा कि कौन? तो मैंने उनको बताया कि अनुज प्रताप। लोग कह रहे थे कि ये वही है। मम्मी खामोश हो गईं। अगले दिन विजय अंकल आए, उनकी आंखों में झिझक थी। उन्होंने सर झुकाकर कहा, कल जिसने राशन बांटा था वो अनुज प्रताप है। सबको पता है कि तुम्हारी परेशानी की जड़ वही है। मैंने गुस्से से कहा कि अंकल, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गिरेबान पकड़ लूं। अंकल कहने लगे कि बेटा, ये दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की है, हम जैसे गरीब लोग तो सिर्फ तमाशा ही देख सकते हैं। मैंने मम्मी से कहा कि अब हमें खुद अपना हक लेना होगा। मम्मी ने कहा कि बेटा, रास्ता कठिन है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले कई दिनों तक मैं अनुज प्रताप के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगी। मैंने हर किसी के मुंह से यही सुना था कि अनुज प्रताप बहुत ताकतवर और अमीर इंसान है, उसके खिलाफ जुबान खोलना आसान नहीं। मगर मेरे लिए अब कोई डर बाकी नहीं था। जिसने मेरे पिता को बेइज्जत किया था मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी। एक दिन विजय अंकल भागते हुए आए और कहने लगे कि अंजलि, बाहर कुछ लोग खड़े हैं, अनुज प्रताप के आदमी हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मम्मी ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि बेटी, कहीं मत जाना, मैं पहले ही तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैंने मम्मी को समझाया। विजय अंकल से कहा कि मेरी मम्मी का ख्याल रखिए। मैं हिम्मत से आगे बढ़ती हुई बाहर निकली तो देखा कि काले रंग की गाड़ी के पास 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। मैं उनके करीब गई और कहने लगी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा कि कोई सवाल जवाब मत करो, बस सर तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं गाड़ी में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ता पूरा हो चुका था। गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुकी। फिर गाड़ी से उतरकर मुझे लिफ्ट के जरिए ऊंचे फ्लोर पर ले जाया गया। फिर मुझे एक कमरे में भेज दिया गया जहां महंगा फर्नीचर था और चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। कुछ समय के बाद दरवाजा खुला और अनुज प्रताप अंदर आता हुआ, साफ सुथरा और महंगे कपड़े पहने हुए। चेहरे पर उसके अजीब सी सीरियसनेस थी। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? उसने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैंने कहा, क्या रह गया है? मेरे पिता की इज्जत छीनकर, उनकी जान लेकर अब क्या रह गया है तुम्हारे लिए? उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा और मुझे पता चला कि तुम मुझसे नफरत करती हो और कौन हो, तभी से मेरा दिल तुम्हारे लिए बेकरार हो रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। मैंने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए। मैंने चिल्लाकर कहा कि जिस इंसान ने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी वो अब मेरी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अनुज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है अंजलि, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम और तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान हो, प्लीज मेरी बात सुनो। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा तो मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरे में थप्पड़ की आवाज जोरदार तरीके से गूंजी थी। मैंने कहा, घटिया इंसान, मेरे पिता के कातिल, मुझे यहाँ मेरी इज्जत का सौदा करने के लिए बुलाया है। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं वहां से जाने लगी तो उसने मुझे आवाज देकर कहा कि अंजलि, तुम्हें अभी सच्चाई का पता नहीं है। जब सच्चाई तुम्हें पता चलेगी तो तुम खुद मेरे पास आओगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं वहां से वापस आ गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस आदमी से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगी। मैं इस इंसान से अब और ज्यादा नफरत करने लगी थी। मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, उसने तुम्हें कुछ किया? तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे कुछ कर सके, बल्कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर आई हूँ। मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ऊपर वाले का शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत वापस आ गई। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अनुज की आंखों में वो सब झूठ नहीं था जो मैंने उसकी आंखों में देखा था, लेकिन मेरा दिल ये सोचकर भी पाप कर रहा था कि वो सच्चा हो सकता है।
अगली सुबह विजय अंकल आए। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें राशन का सामान था और दवाइयाँ थीं। वो कहने लगे कि बेटा, ये अनुज प्रताप ने भेजा है। उसने कहा है कि ये कोई एहसान नहीं है, बस मदद है। मम्मी ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी परमिशन का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, अंकल, ये सब मेरे पिता के कातिल ने भेजा है, इसे वापस ले जाइए, हमें उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। अंकल कहने लगे कि देखो बेटा, तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है, तुम्हारी मम्मी भी बीमार है, तुम्हें ये सारा सामान एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। मैं खामोश हो गई तो विजय अंकल वहां सामान रखकर चले गए। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, किसी ने तो हमारी फिक्र की, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। घर में खाना बनाया था, लेकिन जब ध्यान जाता कि ये सब कुछ अनुज प्रताप के पैसों का है तो हलक से निवाला नहीं उतरता था। हमारी जिंदगी कहाँ से आकर कहाँ खड़ी हो गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। एक शाम जब मैं मम्मी के लिए दवाई लेने के लिए गई तो मुझे मेरी कॉलेज फ्रेंड मिली। उसने कहा, अंजलि, तुम कहाँ हो आजकल? मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया तो वो अफसोस करने लगी। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। देखो, मेरे भैया है रोहन, तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर दें। तुम तो जानती हो ना मेरे भैया को कि वो कौन है। मैं भैया से तुम्हारे लिए बात कर लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम मेरे भैया से मिल लेना। मेरी फ्रेंड रितिका का भाई रोहन, जो कभी मुझे पसंद किया करता था जब मैं रितिका के घर जाया करती थी, लेकिन कभी मैंने उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब मामला मेरे पिता की इज्जत का था, इसलिए मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि रितिका, रोहन सच में मेरी मदद कर सकता है। उसने कहा कि हाँ यार, क्यों नहीं करेंगे भैया तुम्हारी मदद। फिर मैं और रोहन एक छोटे से कैफे में मिले। रोहन ने मुझे नजर भरकर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही मोहब्बत बाकी थी। मैंने कहा, रोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपने पिता की बेगुनाही साबित करनी है। उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे थे। रोहन ने सीरियस होकर कहा, तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे शक है कि कुछ कागजात, फाइल्स ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि पुराने डॉक्यूमेंट्स के जरिए उन रिकॉर्ड तक सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा। रोहन की बातें सुनकर मेरी आंखों में कई दिनों के बाद उम्मीद की चमक आई थी। मैंने कहा, रोहन, ये तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि एक इंसाफ की लड़ाई है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा कि मैं जानता हूँ अंजलि। कुछ दिनों तक रोहन ने बहुत मेहनत की। वो रिकॉर्ड तलाश किया, अलग अलग लोगों से मुलाकात की और देर रात मुझे फोन करके बताया कि कहाँ कहाँ से उसे खबरें मिली हैं। रोहन ने जिस फाइल का वादा किया था वो आखिरकार हमारे हाथ आ चुकी थी। हम दोनों एक सुनसान जगह बैठे हुए थे। रोहन ने धीरे से कहा कि अंजलि, ये वो कागज हैं जो किसी ने बड़ी चालाकी से छुपाए थे। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। मैंने फाइल खोली, अंदर कई सारे पेपर्स थे जिसमें सरकारी मोहर लगी हुई थी और डिटेल्स भी थी। एक रिपोर्ट ने तो मेरी आंखों में आंसू भर दिए थे। उसमें लिखा हुआ था कि धीरज शर्मा कस्टमर ऑफिसर ने एक अवैध माल से भरे हुए ट्रक को पकड़ा था। ट्रक के कागज में जो नाम था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। ये किसी और का नहीं बल्कि विनोद प्रताप का था। मैंने हैरानी से रोहन की तरफ देखा। रोहन ने मुझे बताया कि विनोद प्रताप ये अनुज प्रताप का बड़ा भाई है, लेकिन दोनों भाइयों का बिजनेस अलग अलग है। विनोद प्रताप की शादी हुई तो अपने परिवार के साथ वो अलग सेटल हो गया और अपना कारोबार भी अलग कर लिया, लेकिन अनुज प्रताप अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता है और उसने और उसके परिवार ने विनोद प्रताप से सारे संबंध खत्म कर दिए। इसका मतलब कि सब में अनुज का कोई हाथ नहीं है। रोहन ने सर हिलाया और कहने लगा कि सब कुछ किया धरा विनोद प्रताप का था, लेकिन सबको लगता है कि अनुज प्रताप भी इसमें शामिल है। विनोद प्रताप पर कोई शक न कर सके इसलिए उसने अपने भाई की कंपनी का ट्रक लिया, ये साबित किया कि वो ट्रक अनुज प्रताप का है और बदले में तुम्हारे पिता पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मैंने गुस्से में कहा, और जब मेरे पिता ने दबाव कबूल नहीं किया तो उन पर मुकदमा बनाकर उनकी जिंदगी छीन ली गई। रोहन ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हकीकत यही है। मेरे पास आज सबूत था। मैंने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने पिता की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। तुम मेरे साथ हो ना रोहन? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, क्या हुआ रोहन? उसने बताया कि मैं अब आगे तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने नजर फेर कर कहा कि मेरे पेरेंट्स को बहुत धमकियां मिल रही हैं। अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, कोई बात नहीं रोहन, तुमने मेरी अब तक बहुत मदद की।
मैं जानती थी कि वो मजबूर था। सबसे पहले जरूरी उसकी अपनी फैमिली की हिफाजत है। मैंने कहा कि तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। उसने सर झुकाकर कहा कि मुझे माफ कर देना अंजलि। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो, तुमने मेरी इतनी मदद की, यही मेरे लिए बहुत है। फिर वो वहां से उठकर बिना कुछ कहे चला गया। रात होने वाली थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा हो चुकी थी। मेरे हाथ में अब सच था और मैं इस सच को दबाने नहीं देना चाहती थी। मैंने फाइल को अपने बैग में रखा और घर की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंची तो मम्मी ने सवाल किया कि क्या हुआ बेटा। मैंने मम्मी को गले लगाया और उनके सामने वो फाइल रख दी। मैंने कहा, मम्मी, मेरे पिता बेगुनाह थे, ये सब एक साजिश थी और साजिश करने वाला अनुज नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी ने कहा कि मेरे पति कभी बेईमान हो ही नहीं सकते। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि मैं अपने पिता का नाम वापस लाऊंगी, चाहे कितनी ही बड़ी जंग लड़नी क्यों ना पड़े। मैंने फाइल की एक एक लाइन को डिटेल से पढ़ा और हर डिटेल पर एक नया राज खुलता गया। ये कोई मामूली साजिश नहीं थी, ये एक प्लानिंग थी जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे। लेकिन अब मैं किसी से भी नहीं डरती थी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं सबसे पहले अनुज प्रताप के पास जाऊंगी। मुझे अब सच का एक नया रास्ता नजर आ रहा था, जिस पर चलना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे कदम अब पीछे हटने वाले नहीं थे। अगली सुबह मैंने अपने दुपट्टे से चेहरे को ढक लिया और घर से निकल गई, सीधा बैग में फाइल रखकर। अनुज प्रताप के ऑफिस पहुंची। गार्ड ने कहा कि किससे मिलना है, तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे अनुज प्रताप से मिलना है। कुछ समय के बाद मुझे उनके कमरे में ले जाया गया। वो कुर्सी पर बैठे हुए किसी फाइल को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। मुझे देखकर फौरन ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बैठो अंजलि। उनके शब्दों में नरमी थी, जैसे कोई पुरानी गलतफहमी का बोझ उतार देना चाहते हों। मैं कुर्सी पर बैठ गई और सीधे मुद्दे पर आई। मैंने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पास सबूत है कि मेरे पिता बेगुनाह थे। मैं जानती हूँ कि साजिश करने वाला आपका भाई है। अनुज ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि मैं जानता हूँ अंजलि, मैं पिछले कई दिनों से खुद भी इसी काम में लगा हुआ हूँ। मैं चौंक गई। मैंने कहा, आप जानते थे? तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैंने खुद सच को खोजना शुरू किया। मैं जानता हूँ कि लोग मुझे तुम्हारी मुसीबतों का जिम्मेदार समझते हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम्हारे पिता को फंसाने की साजिश की गई। मैंने कहा, अगर आप पहले से ये सब जानते थे तो फिर सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, मैं लाचार था। मैं चाहता था कि सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, मेरे हाथ में सबूत हो, ताकि मैं तुम्हें अधूरी सच्चाई से दोबारा तकलीफ न पहुंचा सकूं। मैंने फाइल अपने बैग से निकालकर उनके सामने रखी। मैंने कहा, ये फाइल सच बोल रही है। इसमें वो सारे कागजात हैं जो आपके भाई की साजिश को साबित करते हैं। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और कहा कि ये तो बहुत मजबूत सबूत है। अंजलि, अगर ये अदालत पहुंच गई तो विनोद बच नहीं पाएगा। मैंने नजर उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई की सीरियसनेस थी। मैंने कहा, तो फिर क्या आप मेरा साथ देंगे? उन्होंने सीधे होकर मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा नहीं, सच का साथ दूंगा। उनके शब्द मेरे लिए किसी नर्म रोशनी की तरह उतर गए। मैंने अब तक अनुज को एक दुश्मन के रूप में देखा था। आज पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद मैंने उनके बारे में सोचने में जल्दबाजी कर ली थी। अनुज ने अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहा कि फौरन एक मीटिंग रखो, हमें कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होगी। उन्होंने हुक्म दिया और खामोशी से बैठ गए। मैं ये सब कुछ देखती रही। एक दिन जो इंसान मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह लगता था, आज मेरा सबसे बड़ा सहारा बनने जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद अनुज ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अंजलि, मैं जानता हूँ कि मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ दे रही होगी। अगर तुम चाहो तो ये जंग तुम्हारे साथ मिलकर मैं लड़ सकता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, वैसे भी मुझे सच्चाई के सफर में किसी का साथ चाहिए। अनुज ने धीरे से कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन उनके ऑफिस से निकलने के बाद दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। मैं जानती थी कि सफर अभी आसान नहीं है, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। मम्मी ने जब मुझे खुश होते हुए देखा तो वो हैरान रह गईं। कहने लगी कि बेटा, क्या खुशखबरी है? मैंने खुश होते हुए उन्हें बताया कि अनुज अब हमारे साथ है। मम्मी भी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि अब इंसाफ का सफर शुरू हो चुका था। इस बार मेरे साथ एक ऐसा हमसफर था जिस पर मैंने कभी भरोसा नहीं किया, मगर उन्होंने आज मेरा भरोसा जीत लिया था। अनुज के साथ मिलकर मैंने विनोद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हम हर रोज नई फाइलें खंगालने लगे थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे और कानूनी कार्यवाही तैयार कर रहे थे। एक दिन जब मैं अनुज के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही थी, तब अचानक मेरे फोन की घंटी बजने लगी।
विजय अंकल की घबराई हुई आवाज सुनाई दी कि बेटा, अनुज का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। मोबाइल मेरे हाथ से गिरने से बचा था। मैं दौड़ती हुई अस्पताल की तरफ निकली। जैसे ही उनके कमरे पर पहुंची तो उनके गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और कमरे के अंदर जाने की इजाजत दे दी। मैंने देखा कि अनुज बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मैं उनके करीब जाकर खड़ी हो गई, उनके हाथ को नरमी से थाम लिया। वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे, लेकिन सांस ले रहे थे। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने उनको धीमे से आवाज दी, अनुज। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन फिर बेहोश हो गए। मैंने उनके हाथ को सहलाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जो इंसान मेरा साथ दे रहा था वो आज बेहोश पड़ा हुआ था। अपने दिल की सच्चाई कहना चाहता था। डॉक्टर अंदर आए और कहने लगे कि पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए। ऊपर वाले की कृपा से 2-3 दिन के बाद अनुज को होश आ गया था और उन्होंने मुझसे वादा किया कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैं रिकवर होता हूँ तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा एक्सीडेंट भी मेरे भाई ने ही करवाया है, क्योंकि वो जान गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं सिर्फ अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उनके शब्द मेरे दिल में उतर गए थे। मैंने उनकी मोहब्बत पर उनको कोई जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन उनका शुक्रिया अदा किया था। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने मेरी मदद करना फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के सबसे बड़े वकील से कांटेक्ट किया और उन्हें सारे सबूत दिखाए। वकील ने डिटेल से सारा केस सुनाया और कहा कि आपका केस बहुत मजबूत है। अगर गवाह और सबूत सही तरह से पेश किए गए तो विनोद प्रताप को सजा जरूर मिलेगी। अनुज ने कहा कि हम दोनों मिलकर अदालत चलेंगे और तुम्हारे पिता की बेगुनाही दुनिया के सामने लाएंगे। उस दिन मेरे दिल में अनुज के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अनुज ने अपनी हर कोशिश इस केस में लगा दी थी। सारे सबूत जो उन्होंने संभाल कर रखे थे, जिसमें मेरी रोहन ने मदद की थी, अब हर एक सबूत मेरे लिए हथियार था जिसे सिर्फ सही समय पर इस्तेमाल करना था। अनुज ने एक दिन कहा कि हमें सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि गवाह भी चाहिए, ऐसे लोग जो ये साबित कर सके कि ये ट्रक विनोद का था। मैंने सर हिलाकर कहा कि एक आदमी है, मेरे पापा का पुराना साथी। वो अक्सर घर पर उसका जिक्र किया करते थे, चंदन सिंह। वो सब कुछ जानता है। हम दोनों ने चंदन सिंह को तलाश किया। कई दिनों की कोशिश के बाद एक पुराने मोहल्ले का हमें पता मिला। जब हम उसके सामने पेश हुए तो वो पहले हिचकिचाया, फिर कहने लगा कि विनोद प्रताप बहुत ताकतवर इंसान है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे खतरा है कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी जान को कोई खतरा ना हो जाए। अनुज ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि मैं आपकी और आपके परिवार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त अपने जिम्मे लेता हूँ। चंदन सिंह ने लंबी सांस ली और आखिरकार वो राजी हो गए। उनके पास वो असल कागज भी थे जो साबित करते थे कि पकड़ा गया माल विनोद का था। हमने वकील से मुलाकात की। वकील ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी। केस मजबूत है। वकील ने कहा अगर वो वक्त पर बयान दे दें तो फैसला हमारे हक में ही होगा। फाइनली मुकदमे का दिन भी आ गया था। अदालत के बाहर मीडिया की भीड़ थी। रिपोर्टर्स के हाथों में कैमरे थे जो कि हम पर झपट रहे थे। कोई सवाल कर रहा था कि मैडम, आपको इंसाफ की उम्मीद है? मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अदालत के अंदर सख्त माहौल था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। ढेर सारे वकील थे जिनकी आंखों में घमंड और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कार्यवाही शुरू हुई तो वकील ने एक एक कागजात सब जज के सामने पेश किए। असली कागजात, गवाहों के बयान और मेरे पापा के सिग्नेचर, वो कागज जिनको जब्त कर लिया गया था, जिसमें सारे सामान की डिटेल्स थी। चंदन सिंह गवाही के लिए खड़े हो गए। उनकी आवाज में कपकपाहट, लेकिन शब्द साफ थे। उन्होंने कहा कि मैं गवाह हूँ। धीरज शर्मा ने जो ट्रक जब्त किया था वो विनोद प्रताप का ही था। उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो दबाव में नहीं आ रहे थे। तभी अदालत में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। विनोद प्रताप के चेहरे पर पहली बार घबराहट के एक्सप्रेशन साफ नजर आए थे। दूसरी तरफ अनुज प्रताप ने अपनी तरफ से भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे भाई से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। वो अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इस साजिश में शामिल किया, मेरा नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो अपने जुर्मों को छुपा सकें। अदालत में विनोद के वकील बार बार एतराज करते रहे, मगर सबूत इतने मजबूत थे कि जज साहब ने फैसला हमारे हक में सुनाया। फैसला सुनाने में भले ही 2 दिन लग गए थे। अदालत के कमरे में आवाजें गूंज रही थी। उन्होंने सबके सामने मेरे पिता धीरज शर्मा को बेगुनाह साबित कर दिया था। उन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे थे, बेबुनियाद थे
और विनोद प्रताप को गैर कानूनी स्मगलिंग और कत्ल की साजिश में सजा सुनाई गई। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं और मेरी माँ एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे। हमने पापा को भी बहुत याद किया था। लोग जो हमें परेशान किया करते थे, आज उनके मुंह पर थप्पड़ था कि मेरे पिता बेगुनाह साबित हो गए और उन्हें भरी अदालत में इज्जतदार और ईमानदार कस्टम ऑफिसर कहा गया था। हम लोग केस जीत गए थे। मुझे बहुत सुकून मिला था। हमें हमारा घर भी वापस दे दिया गया था जो कि हमसे छीन लिया गया था। हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कई दिन गुजर गए थे। अनुज का कोई अता पता नहीं था। मैंने अनुज को फोन किया तो उन्होंने फोन भी रिसीव नहीं किया। मैं उनके लिए बहुत परेशान हो रही थी। तो एक दिन वो खुद अपने माता पिता को लेकर हमारे घर आ गए। उन्होंने मेरी मम्मी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आंटी, शायद मेरी वजह से अंजलि का दिल बहुत दुखा है, मगर मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता। मैं इज्जत से अपने माता पिता को आपके घर लेकर आया हूँ ताकि अंजलि को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकूं। लेकिन अगर आपको मेरा साथ अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं है तो आप मेरे माता पिता से खुद ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर सकती हैं। मगर मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मम्मी तो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उन्होंने उनके सर पर हाथ रख दिया। उनके माता पिता को बिठाया और उनके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गईं। लेकिन मैंने अनुज की तरफ देखा। मैंने कहा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता की इज्जत मुझे वापस मिल गई और ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो सका। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि पकड़ लीजिए मेरा हाथ। उन्होंने एक ही झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि इतनी आसानी से पकड़ने के लिए नहीं कहा है, सारी जिंदगी के लिए पकड़ना होगा और फिर कभी नहीं छोड़ना होगा। इस हाथ को पकड़ने के लिए आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप सारी जिंदगी मेरा साथ देंगे, आप सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेंगे और आप सारी जिंदगी मेरे बनकर रहेंगे। उन्होंने अपने माता पिता के सामने मुझसे वादा किया और कहा कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे पहले तुम्हें रखूंगा, तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। और ये सब मैं अपने माता पिता के सामने कह रहा हूँ। मेरे ससुर जी यानी कि अनुज के पिता ने मम्मी को आवाज लगाई कि भाभी जी, मिठाई भी लेती आना। मम्मी खुशी खुशी किचन से आई और उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया। मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया था। मेरे पिता की खोई हुई इज्जत, हमारा घर और मेरे वो सपने जो अधूरे रह गए थे, उनका पूरा करने में अनुज ने मेरी पूरी मदद की। मेरी पढ़ाई पूरी करवाई और मुझे शादी करके अपने साथ अपने घर ले गए। साथ ही मेरी मम्मी को भी अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी मम्मी मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं आज उनकी पत्नी बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। मगर इस मुश्किल समय ने मुझे इतना जरूर समझा दिया कि हमारे अपने नहीं होते, बल्कि मुश्किल समय में सबसे पहले हमारे पराये बन जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम गलतफहमी की वजह से अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं, असल में वो हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि उन्हें हमारी तकलीफ का अंदाजा होता है। असल दुश्मन तो कोई और ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।